2 साल पहले आप लोगों ने एक डिसीज़न लिया था कि भाई मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है, आईटी ग्रेजुएट बनना है। तो आप लोगों ने कोडिंग करने का डिसाइड किया और वीएमसी को ज्वाइन किया। 2 साल से वीएमसी के साथ रहे हैं। वीएमसी से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। वीएमसी ने आपको ट्रेंड किया एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, और वो दिन ऑलमोस्ट आ गया। जस्ट कुछ ही दिन रह गए हैं। मैं मतलब जेई एडवांस 2017 की बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो देखिए, इस मोमेंट ये बताना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एडवांस जैसे एग्ज़ाम की बात अगर हम करते हैं तो उसमें फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो इम्पोर्टेंट है पास्ट ईयर के जो पेपर्स है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या ट्रेंड है, क्या नहीं है। एक तो मैंने जो है रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए जो जेई 2016 का पेपर है और जेई 2015 का पेपर है, वो आप लोगों के अकाउंट में आई थिंक अपलोड हो गया होगा। तो उसको आप देखिएगा, तो उससे भी कुछ आपको थोड़ी सी नई चीज़ें भी मिलेगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी हमारी। और जो बाकी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको आप घर पर बैठ कर के अटेम्प्ट करिए इसी समय में, ठीक है। और उनसे जस्ट एक ट्रेंड चेक करने की कोशिश करो कि किस टॉपिक में से अक्सर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो उसी के बेसिस पे मैंने जस्ट थोड़ा सा कुछ फाइंड आउट किया है। तो पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली जो क्वांटम नंबर वाला पार्ट है और जो वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी कर्व जो होते हैं एनसीईआरटी में जितना दे रखा है बस वही तुम्हें देखना, उसमें कोई और हाई फाई नहीं करना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अभी तक बहुत कम क्वेश्चन आए, तो एक जस्ट मतलब इंट्यूशन टाइप का है, कह सकते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आया है हमारे पास में 16 के अंदर भी। तो आप तो एक क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, डीजनरेसी वाला पार्ट रिवाइज करना है, प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो रिवाइज करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपार्ट फ्रॉम बोर्स थ्योरी। तो बाकी की सब चीज़ें हैं ये, बट ये कुछ थोड़े हॉट टॉपिक्स टाइप के हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एज यूजुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अच्छी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस अभी तक जितने भी मॉक जेई एडवांस हुए इन सब में जो आए उनको एक बार वापस से अच्छी तरीके से देख लो क्या है क्या नहीं है। तुम्हारी कॉपी के अंदर जो नोट्स लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से चेक कर लो। और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी है इसको वापस से रिवाइज कर लो। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट हॉट टाइप के टॉपिक हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा तो जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे लॉस तो है ही है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बफर को आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, बफर को देख लेना है। और जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशंस हैं कि कैसे किसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन होता है, इनको रिविजिट कर लेना है। थर्मोडाइनमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए, और इसके अंदर जो हम वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस के अंदर, इसको अच्छी तरीके से कंपेयर कर लेना है कि भाई कैसा कर्व होता है, किस में वर्क डन ज़्यादा होता है, किस में वर्क डन कम होता है। सॉलिड स्टेट में अगर हम देखेंगे तो जो टाइप्स ऑफ पैकिंग है, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग जो है, उसमें जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के वेरियस पैरामीटर्स जो है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, पैकिंग एफिशिएंसी, इसको चेक कर लेना है। डिफेक्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि डिफेक्ट्स में से भी कई सारे क्वेश्चन है, बट काफ़ी समय से कोई अच्छा क्वेश्चन आया नहीं है डिफेक्ट पर बेस, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। और जो क्रिस्टल लैटिस हैं, ब्रेवाइस लैटिसेस हैं, उनको वापस से अच्छी तरीके से उनके जो पैरामीटर्स हैं, यूनिट सेल पैरामीटर्स, एज लेंथ और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है, इसको रिवाइज करिएगा अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंटायर चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले मतलब जैसे ही मेरा वीडियो कंप्लीट हो आप लोग अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको खोल करके अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लेना। इसमें 3 सेक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला सेक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला सेक्शन है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वाला जो सेक्शन है। तो इसमें कंडक्टेंस और सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको करना है आप लोगों को। केमिकल काइनेटिक्स अगेन एंटायर चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के जो पार्ट्स हैं
उसको हमें पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का मुझे लग रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री में से आना ही चाहिए किसी न किसी टाइप का। एनसीईआरटी से उस चैप्टर को रीड कर लो और कुछ नहीं करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा जो सेक्शन है वो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगे हैं उनको मैंने बता दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये कई सारे पेपर जो मैंने डिस्कस किए उसमें देखा गया कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का नियरली सेम ही वेटेज है, वेटेज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो 12th के जो टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक के उनके साथ भी एक लिंक डेवलप कर सकता है, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस में ये यूज़ हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कॉन्जुगेटेड डाइन है इनकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन है, लेकिन जो एक एल्कीन गिवन है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एप्लीकेशन की टर्म्स में डाइन को पूछा जा सकता है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं तो वो पूछ सकता है इसके लिए। एल्काइल हैलाइड में अगेन वही सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, NGP रिएक्शन मैकेनिज्म, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर फिनॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था, कभी ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाए, सेशन कंप्लीट हो जाए, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करोगे, ऐसे ही फिनॉल को रिवाइज करना है तुम्हें, ठीक है। फिनॉल की जो रिएक्शन है उसको अच्छी तरीके से वापस से पढ़ लेना है। उसमें फिनॉल का जो प्रिपरेशन है बाई क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड से, उसको हमें देखना है। क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड से, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन। और जो पिक्रिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको देखना है। तो पिक्रिक एसिड का वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको चेक करना है जिसमें हाई यील्ड ऑब्टेन्ड होती है। एनसीईआरटी में 2-3 लाइन लिखी हुई है पिक्रिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, वो क्या है, मतलब फिनॉल का पहले सल्फोनेशन करेंगे और फिर उसका नाइट्रेशन करेंगे, देन वी गेट पिक्रिक एसिड इन हाई यील्ड, वो आपको चेक करनी है। फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिनॉल की जो Br2 के साथ रिएक्शन है, अलग अलग सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में अलग रिएक्शन होगी, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अलग रिएक्शन होगी। रिमर-टीमन रिएक्शन इज अगेन एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट सभी टाइप के केसेस कंसिडर कर लेना है। और इसके अंदर एक जो हमारी कॉलबेज रिएक्शन है जिससे हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं और फिर उस सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन का प्रिपरेशन होता है, तो उसको हमें कंसिडर करना है। ईथर के अंदर जो ईथर का हाइड्रोलिसिस है, ROR को हम कॉन्सनट्रेटेड HI के साथ या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो जो R ग्रुप्स होते हैं ईथर के, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मतलब कौन सा अल्कोहल बनेगा, कौन सा अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ईथर के हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से। अल्कोहल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक उसका एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन होता है, वो आप देख सकते हो। अल्कोहल के अंदर एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हो, किसी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर हमें डिटरमाइन करने हैं तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वही एसिटाइलेशन रिएक्शन से थ्रू हम करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन की जो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको अगेन वापस से अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है आपको। और स्पेशली ये थोड़ा माइंड में रखना है कि अगर मेरे पास में कोई एक डाई एल्डिहाइड है या डाई कीटोन है या कीटो एल्डिहाइड है, जैसे ग्लाइओक्सेल होता है ना, फिनाइल ग्लाइओक्सेल होता है, तो इनकी अगर मैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अगर रिएक्शन कराता हूँ तो कैसे होती है, स्पेशली जो हाइड्राजीन की रिएक्शन है, क्योंकि ये 2 बार रिएक्ट कर सकता है, पहले इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसी के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, अगर वो डाई एल्डिहाइड या डाई कीटोन या कीटो एल्डिहाइड टाइप का होगा तो। फिर एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और एल्डोल कंडेंसेशन के साथ साथ इसी की तरह जो है हमारा कैनिजारो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर करने, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसी टाइप से जो कैनिजारो रिएक्शन है इसमें सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डोल के अंदर भी सेल्फ, क्रॉस और इंट्रामोलिकुलर हमें कंसिडर करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव के अंदर हम जस्ट एस्टर के हाइड्रोलिसिस पे फोकस करेंगे कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो कैसे होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, और हम जो है जो क्लीजन कंडेंसेशन रिएक्शन है उस पर फोकस कर सकते हैं एस्टर के अंदर। फिर अमीन के अंदर जो डाइएजोनियम आइन का फॉर्मेशन है और उसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं
वो देखेंगे, और अमीन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, उसको रिवाइज कर सकते हो आप लोग। एरोमेटिसिटी के अंदर, एरोमेटिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, या इसकी जो एप्लीकेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, मतलब जिसमें भी एक एरोमेटिक एटाइन बन सकता है Cl माइनस के लॉस से या Br माइनस के लॉस से, उसको हमें कंसिडर कर लेना। या फिर जिस साइक्लिक कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर सकता है। तो देखिए एक चीज़ जैसे अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको मिलता है और उसमें कहा जाता है कि भाई एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ भी अगर आ जाता है ना, या नहीं भी अगर आता है, तो एक माइंड में एक थॉट डेवलप करना चाहिए कि अगर इसके अंदर कैसे ही करके हम एरोमेटिक इसको बना पाएँ तो कैसे कर पाएंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमें कहा गया है उसके सोचना चाहिए कि ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी। कन्फॉर्मर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इथेन के कन्फॉर्मर्स या इथाइलिन ग्लाइकोल के कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, या जो हमारे पास में ये इथाइलिन डाई अमीन है उसके कन्फॉर्मर्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ईएन जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एज ए लिगेंड हम यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज यूजुअल है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज़ हो सकता है। जैसे एल्केन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मिस कर गया मैं, कि एल्केन का अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड किया जा सकता है। बायोमोलिक्यूल, कंप्लीट बायोमोलिक्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, पॉलीमर्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा और अमीनो एसिड्स भी होंगे, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर जो एक टेबल बनी हुई है उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना है कि ये जो पॉलीमर्स है इनके मोनोमर्स वगैरह कौन सा है। स्पेशली उसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वाला जो सेक्शन है उसको देख करके जाना है अच्छी तरीके से कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का कोई है तो जिसका स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो उसको आपको कंसिडर कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर करता हूँ जिसमें तुम्हें बहुत ज़रूरत है कि भाई हमें कुछ थोड़ा सा कोई ऐसा बता दे कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक तो सॉल्ट एनालिसिस अच्छी तरीके से कर लेना है। सॉल्ट एनालिसिस में उन सभी आइंस की केमिस्ट्री को तुम्हें अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना है जो जेईई एडवांस के सिलेबस में दे रखे हैं। जो हमने क्लास में पढ़े वो सारे जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, उसमें से कुछ कुछ स्पेसिफिकली जेईई एडवांस के सिलेबस में गिवन है। तो उनके जो केमिकल टेस्ट हैं, कैटाइन और एनाइन, मतलब एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल दोनों के, वो अच्छी तरीके से तुम्हें रीड कर लेना है। और साथ में उनकी जो केमिस्ट्री है, जैसे सपोज उसमें सिल्वर आयन अगर दे रखा है तो जस्ट डी ब्लॉक से सिल्वर की जो केमिस्ट्री है उसको रीड कर लेना है। डी ब्लॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स की केमिस्ट्री दे रखी है। इसी टाइप से जैसे Fe2+ या Fe3+ कैटाइन अगर गिवन है तो आयरन की केमिस्ट्री को तुम्हें रिलेट करना है उसके साथ में। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन भी उस पर बेस बनाया जा सकता है, या मल्टीपल करेक्ट टाइप का भी उसके अंदर आ सकता है, तो वो तुम्हें अच्छी तरीके से देखना है। तो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ये हो गया, जो जेईई एडवांस के सिलेबस में गिवन है सिर्फ उसी को पढ़ करके उसी को रिवाइज करना है। अब जो वेरियस ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के अंदर, उसमें जो ग्रुप हमारा 13 है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 13, 14 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोरोन की जो केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री होती है। एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शंस गिवन है वो सारी रिएक्शन तुम्हें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो वापस से। ग्रुप 14 के अंदर जो डायमंड और ग्रेफाइट्स हैं, एलोट्रॉप्स कार्बन के, इनके जो भी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो लर्न कर लो अच्छी तरीके से। और जो सिलिकेट्स हैं, सिलिकेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, और सिलिकॉन। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है। ग्रुप 1 के अंदर एस ब्लॉक के अंदर जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उसको हमें देखना है। इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ना, उस ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट का जो लार्ज स्केल मेथड है प्रिपरेशन का, सॉल्वेज प्रोसेस, वो इम्पॉर्टेंट है। और तो ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया। अब 12th के जो हमारे पास में, उसमें मैं ग्रुप 15 और ग्रुप 18 की बात करना प्रेफर करूँगा। ग्रुप 18 तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो जो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जिनॉन के फ्लोराइड्स की जो केमिस्ट्री है, और जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं उनके जो भी करेक्टरिस्टिक यूजेस वगैरह हैं वो हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 18 पे मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है।
ग्रुप 16 और 17 को देखिए रिवाइज करना तो बनता ही है, बट ऐसा उसमें मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। ग्रुप 16 के अंदर जो सल्फ़र के वेरियस ऑक्सो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो ध्यान कर लेना है, मतलब रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, ध्यान में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल कार्बोनिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल कार्बोनिल के सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। आइसोमेरिज्म सेक्शन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, स्पेशली जो वीबीटी है उसके अंदर आपको देखना है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा। तो उसके लिए जो लिगेंड की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन, और इनके अंदर जो वीबीटी पर बेस्ड जो पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करना है, समझना है आपको। और आइसोमेरिज्म डिस्कस करने का मतलब है जस्ट बैठो और एक मतलब इन सब चीज़ों को जो भी तुम रीड कर रहे हो उनका मनन करो कि अच्छा इसमें ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में फीड होती जाती है। फिर देखिए मेटलर्जी के अंदर जो मेथड्स ऑफ रिडक्शन है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो ओर्स हैं वेरियस टाइप ऑफ ओर्स वो इम्पॉर्टेंट है, उनके कंपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या उनके अंदर जो वेरियस मेटल्स हैं कौन कौन से हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड आ सकता है, उनका एनालिसिस कैसे होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से जो मुझे थोड़ा सा हॉट टॉपिक लगे हैं उनका मैंने डिस्कशन किया है। और वैसे अच्छी तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, कूल रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर लोगे तो देखो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं मैंने पिछले 2 साल से प्रिपरेशन की है, मैं अच्छी तरीके से जेईई एडवांस दे करके आऊँगा। और पेपर 1 बहुत अच्छा होगा तुम लोगों का, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे, और पेपर 2 भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा जो एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हम पेपर 1 के लिए पहले 3 घंटे बैठे रहेंगे, रात को रेस्ट अच्छी तरीके से रेस्ट करोगे, जल्दी सो जाओगे, फिर थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे अपने आप ही, है ना, हल्का सा कुछ ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज टाइप की कर ली, तो पेपर 1 के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, है ना, पेपर 1 के लिए हम बिल्कुल अलर्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन पेपर 1 जब हम दे चुके होंगे तो माइंड हमारा थोड़ा सा थक जाएगा, है ना, बॉडी भी हमारी थोड़ी सी थक जाएगी। अब पेपर 2 के लिए हमें जाकर के परफॉर्म करना है, तो थोड़ी सिचुएशन पेपर 1 के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई है। तो पेपर 1 जैसे ही तुम दे करके आओगे, पेपर 1 को ऐसे बंद करना है, ठीक है, और उसको बैग के अंदर रख लेना, देखना ही नहीं है इसको कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा नहीं किया, हो गया सब कुछ हुआ, वो बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ, भूल जाओ उसको, देखना ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना किसी के साथ कि मैंने इसका ये आंसर लिखा, मैंने उसका वो आंसर लिखा है। जस्ट प्लीज़ क्लोज डाउन, अच्छा सा गाने सुनो बैठ करके, या कोई एनिमेटेड मूवी देख लो उस चीज़ के लिए कि जो टाइम पीरियड है बीच में जो गैप है ना, हल्का फुल्का कुछ भी लंच ले लो, उसके अंदर यहाँ पे जूसेस टाइप के ले लो, लाइट फूड ले लो उस चीज़ के लिए, और अपने आप को पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करो। थोड़ी पॉजिटिविटी माइंड में रखनी है, नहीं कि तो पेपर 1 के बारे में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं, वो तो चला गया, वो पास्ट हो गया, नाउ जो सामने आने वाला है उसके बारे में सोचो, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। हो सकता है पेपर 1 में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गई है तो तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पुश लगा सकते हो अपनी तरफ से। तो जब हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए तभी तो कुछ ऐसा होगा ना। तो इसलिए पेपर 2 में जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखना है, पेपर 1 की टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है, बंद हो गया है खोल के ही नहीं देखना है, ठीक है। 3-4 दिन बाद में खोल के देखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंजॉय करना, जो एक फ्रीडम मिलेगी एडवांस कंप्लीट होने के बाद में उसको 1-2 दिन तक एंजॉय करना है इस चीज़ के लिए। तो पेपर 1 ओवर होने के बाद में बिल्कुल भी पेपर 1 का डिस्कशन किसी के साथ नहीं करना है, आराम से कान में ईयर प्लग लगा करके अच्छे से गाने सुनने हैं, ठीक है, एनिमेटेड मूवी देखनी है जो बीच में टाइम पास करना उसके लिए, या तुम अपना कुछ भी रिवाइज कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। लेकिन रिवाइज करते समय टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि रिवाइज करने बैठे और कुछ दिमाग में आ गया, अरे पेपर 1 में तो ये आया था और मैं तो ऐसा लिख करके आ गया, बस हो गया काम खत्म फिर तो उस चीज़ के लिए। तो बेटर है कि भाई अब 2 घंटे में तुम इतना क्या पढ़ लोगे बताओ, 2 साल तुमने पढ़ा है तो 2 घंटे में अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने की उस चीज़ के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑल दी बेस्ट, good you best luck, wish you best luck to you and do well in your exam JEE Advanced 2017. Thank you very much.